Hi everyone, last time we did group 15, 16, 17 oxo acids. This time we are going to start with sulfur dioxide over there. So if you look at the first preparation method of sulfur dioxide, it's nothing but in the first preparation method over there, S plus O2 gives you SO2 over there. S plus O2 gives you what? SO2 over there. In this preparation method, you also need to know one more thing over that. SO2 goes ahead to react with oxygen to give you SO3. Now in the second step over there, SO2 plus O2 giving you SO3, there can be two different catalysts. One is NO, which is a homogeneous catalyst because SO2, SO3 and NO all are in the gaseous state. So if you see over here, दिख रहा है आपको? Okay. You see over here, यहाँ पे दिख रहा है आपको? और लेड चेम्बर प्रोसेस लिखा है. लेड चेम्बर प्रोसेस क्या होता है? लेड चेम्बर प्रोसेस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड. दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है सर? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में V2O5 होता है जो सॉलिड में है और प्लैटिनम है वो भी सॉलिड में है. इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं कॉपर विद H2SO4. दिख रहा है आपको? कॉपर विद H2SO4. कॉपर विद H2SO4 में कॉपर रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, क्या बन जाएगा? CuSO4. सिंपल है यहाँ तक. और SO2 गैस इवॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट HCl ओवर देयर. सोडियम सल्फाइड में आप सबसे पहले देखिए वहां पे सल्फाइड है, तो सर सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 माइनस S डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे भी O माइनस. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4/3. सर ये क्या है? ये है सल्फाइड. ये है सल्फाइड. सिंपल है ये. अब सुनिए ध्यान से, अगर ये सल्फेट होता, अगर ये सल्फेट होता तो स्ट्रक्चर अलग हो जाता है. तो स्ट्रक्चर क्या होता? अगर ये सल्फेट होता तो S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? 6/4. यहाँ तक समझ में आपको? नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखो तो वहां पे आयरन पायरेट है. सर आयरन पायरेट क्या होता है? आयरन पायरेट इज नथिंग बट FeS2. FeS2 में Fe प्लस 2 है और सल्फर जो है S2 2 माइनस है. समझा आपको? सल्फर 2 माइनस है. सर इंडिविजुअल सल्फर क्या होगा? इंडिविजुअल सल्फर कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे हम. इंडिविजुअल सल्फर -1 है. अच्छा क्वेश्चन है रिडॉक्स का ये. ठीक है. Fe2 प्लस S2 2 माइनस. आप रिडॉक्स में भी ऐड कर सकते हो आयरन पायराइट ओवर देयर. Fe प्लस 2 है. इंडिविजुअल सल्फर क्या है? -1. इंडिविजुअल सल्फर क्या है? -1. आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? -1. हाँ, अगर आपको पूछा कि अनायन पे चार्ज क्या है आयरन पायराइड में तो -2 लिखोगे. इंडिविजुअल सल्फर -1, एवरेज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 और अनायन पे चार्ज पूछा तो क्या बोलोगे? -2. आयरन पायराइड है कंपाउंड का नाम. एक और कंपाउंड होता है वो है कॉपर पायराइड CuFeS2. आयरन पायराइड होता है FeS2, कॉपर पायराइड होता है CuFeS2. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे FeS2 है तो ये आयरन पायराइड है. आयरन पायराइड विद ऑक्सीजन आपको क्या दे रहा है? कैन यू सी ओवर हियर? Fe2O3. सर Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3. ठीक है, क्लियर है? अलॉन्ग विद दिस SO2 गैस इज इवॉल्व. तो अगर हम ये स्लाइड पे देखें, ये स्लाइड पे प्रिपरेशन मेथड्स है, तो आपके नोट्स पे सबसे पहले SO2 हेडिंग दे दीजिए और ये प्रिपरेशंस ऐड कर दीजिए. सबसे पहले हमने देखा S प्लस O2 गिव्स यू SO2. उसमें SO2 SO3 बनता है. इसमें दो कैटलिस्ट है, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या है? NO और हेट्रोजीनियस क्या है? या तो PT या तो V2O5. ये
क्वेश्चंस रहे हैं काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, लास्ट ईयर ही पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखो Cu plus H2SO4 है, Cu plus H2SO4 क्या देगा आपको, CuSO4 along with SO2 गैस इवॉल्व ओवर देयर। फिर Na2SO3, Na2SO3 में NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और बाकी क्या निकलेगा आप वहां पे, SO2 गैस ओवर देयर। नेक्स्ट हमने पढ़ा आयरन पायराइड FeS2 प्लस ऑक्सीजन ओवर देयर, तो आपको क्या मिलेगा, Fe2O3। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे दीजिए, वहां पे नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस ओवर देयर, एसिडिक इन नेचर से। एसिडिक इन नेचर क्यों, क्योंकि SO2 along with H2O will give you the acid H2SO3 sulfurous acid। acidic nature क्यों, क्योंकि SO2 along with H2O gives you what, H2SO3। pungent smell over there, it's an anhydride of sulfurous acid, H2SO3 minus H2O will give you SO2। क्लियर है ये जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रह चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। लेट चेंबर प्रोसेस हम करेंगे आगे सल्फ्यूरिक एसिड में इन डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। प्लीज हेडिंग दे दीजिए ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन जितना भी है सिलेबस अलग अलग चैप्टर्स में, सब यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा। सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी फैब्रिक हो जिसमें कलर्ड डाई हो, कलर्ड, तो कलर को निकालना हो तो हम यूज करते हैं एक ब्लीचिंग एजेंट। तो सर ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, कलर्ड मैटर को कलरलेस मैटर में कन्वर्ट होता है। सर कौन कौन से कलर, जैसे फैब्रिक्स ले लो आप, कोई भी फैब्रिक लो जिसका कलर हो, वेजिटेबल्स ले लो, ये सब में अगर आपको कलर निकालना है तो आप एक ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट में उसको ऐड कर दोगे वो मटेरियल को बेसिकली। ठीक है, अब दो टाइप के ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, एक होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है और एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। सर नेसेंट वर्ड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि नेसेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले SO2 के बारे में बात करें तो SO2 में ब्लीचिंग एक्शन होगा क्यों, SO2 का ब्लीचिंग एक्शन होगा बिकॉज SO2 अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, SO2 is reacting with H2O to produce what over here, nascent hydrogen। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखिए, बहुत सारे नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं, इसके लिए SO2 एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसके लिए ये रिएक्शन टेम्पररी है और रिडक्शन प्रोसेस है। क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसके लिए रिएक्शन क्या है, टेम्पररी है और क्या है, रिडक्शन की वजह से होता है। सर क्या कोई ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट भी हो सकता है, हाँ अगर नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से हुआ तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है सर, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज the bleaching action is because of SO2 along with moisture over there. So it's always moisture, SO2 which behaves as a bleaching agent। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखिए क्या होता है, ऑप्शंस में होते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन और H2। सो स्टूडेंट्स एग्जाम में इसे दिमाग ऐसे चलता है कि SO2 है इसके लिए आंसर भी ऑक्सीजन रिलेटेड होगा, लेकिन आंसर क्या है यहाँ पे, नेसेंट हाइड्रोजन। H2 भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं जाता हूँ नेक्स्ट ब्लीचिंग एजेंट पे। नेक्स्ट ब्लीचिंग एजेंट है मॉइस्ट Cl2। क्या है, मॉइस्ट Cl2। Cl2 along with water, Cl2 along with water will give you HCl plus HOCl, will give you what, HCl plus what, HOCl। HOCl बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो क्या देगा वो, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। HOCl क्या देगा आपको, HOCl देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मॉइस्ट क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन किसके वजह से हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट व्हाट, ऑक्सीजन ओवर देयर।
So if I see over here, sorry, moist chlorine, I see over here moist moist okay, listen to me. If I see over here moist chlorine क्या देता है आपको? Moist chlorine देता है आपको HCl plus HOCl. क्या देता है आपको? HCl plus what? HOCl. HOCl फर्दर आपको क्या देगा? HCl plus नेसेंट ऑक्सीजन. क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, इसके लिए ये ब्लीचिंग एक्शन जो मेरा क्लोरीन का हुआ, तो वो किसके वजह से होगा? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा. किसके वजह से होगा? आपका नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से. तो द आंसर विल बी व्हाट? नेसेंट ऑक्सीजन. अगर मैंने क्या बोला आपको? मॉइस्ट क्या बोला मैंने आपको? मॉइस्ट क्लोरीन. लेकिन अगर मैंने आपको बोला होता मॉइस्ट SO2, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? आंसर हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके लिए है मॉइस्ट क्लोरीन का भी, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है? नेसेंट क्लोरीन. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑप्शन में होगा नेसेंट क्लोरीन, Cl2, नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन. तो आंसर क्या हो जाएगा मॉइस्ट क्लोरीन के लिए? नेसेंट ऑक्सीजन ओवर देयर. और यहाँ पे क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन. और एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेम्पररी होता है. ये क्या होता है? टेम्पररी होता है. ठीक है. एंड दिस इज ऑलवेज because of what? Can I say this is because of what? Reduction. This is because of what? Reduction. वैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो this is permanent. This is what? Permanent. And this is because of what? Oxidation. This is because of what? Oxidation. ठीक है. अब मैं आपके साथ थर्ड ब्लीचिंग एजेंट बता देता हूँ. क्या आपका थर्ड ब्लीचिंग एजेंट? आपका थर्ड ब्लीचिंग एजेंट है H2O2. क्या है आपका थर्ड ब्लीचिंग एजेंट? H2O2. H2O2 gives you H2O plus nascent oxygen. तो आप ही बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? The bleaching action of H2O2 is due to what? It's because of nascent oxygen. And it is the process, the bleaching action is due to what? Oxidation. And it is always what? Permanent. हाइड्रोजन का प्रोसेस टेम्पररी रहेगा, जबकि ऑक्सीजन का प्रोसेस परमानेंट रहेगा. तो हमने तीन ब्लीचिंग एजेंट्स देखे. कौन कौन से? मॉइस्ट SO2. कौन कौन से हमने देखे? सबसे पहले देखा हमने मॉइस्ट SO2. मॉइस्ट SO2 का ब्लीचिंग एक्शन किसके वजह से होता है? नेसेंट हाइड्रोजन. ठीक है. फिर हमने देखा मॉइस्ट क्लोरीन. क्या देखा हमने? मॉइस्ट क्लोरीन. मॉइस्ट क्लोरीन का किसके वजह से होता है? नेसेंट ऑक्सीजन. और फिर हमने देखा H2O2. H2O2 किसके वजह से होता है? नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है. जो भी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा वो क्या होगा? परमानेंट होगा. नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होगा वो क्या हो जाएगा? वो टेम्पररी रहेगा. ठीक है. आई होप आपने ये अच्छे से ऐड कर दिया आपके नोट्स में भी. तीन ब्लीचिंग एजेंट्स ऐड कर दिया आपने. SO2, H2O2 एंड मॉइस्ट क्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि why SO2 is used as an oxidizing agent. Why SO2 is used as an oxidizing agent? SO2 can be used as an oxidizing agent also, and also as a reducing agent. Understand the reason why. We have already done this in redox also. In SO2, can I say the oxidation number of sulfur is +4? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 होगा. सल्फर is group 16 element, hence the valence electrons is what? 6 over there. तो रेंज क्या हो जाएगा? -2, 2 + 4. अच्छे से समझा आपको? सॉरी, -2, 2, I'm so sorry, -2 to +6. ठीक है. अब SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसके लिए it can behave as an oxidizing agent also and also as a reducing agent. मतलब वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है. तो सबसे पहले देखते हैं explain why SO2 is used as an oxidizing agent with examples over there. Now understand the reaction when SO2 is behaving as an oxidizing agent means it's
gonna oxidize others, itself gonna get reduced. सो अगर आप ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे Fe+3 है, इसके लिए वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए मैंने जिसको हाईलाइट किया है -2 है यहाँ पे ये, और ये कहाँ पे है 0 है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये? खुद हमेशा रिड्यूस होगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहा है। सर सल्फर प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? सल्फर प्रेसिपिटेट का कलर होगा येलो। क्लियर है? वाई SO2 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वाई SO2 is used as a reducing agent. SO2 is used as a reducing agent, but in moist conditions, to be more precise. So whenever in the reactant side there is SO2 plus H2O, in the reactant sides there is SO2 plus H2O, then it's going to behave as what? As a reducing agent. तो वो reactants को reduce करेगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये फेरिक है, फेरिक है, यहाँ पे ये क्या है? फेरस है। फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखो तो ये मॉइस्ट क्लोरीन है। क्या है ये? मॉइस्ट क्लोरीन। सिंपल है ये। +3 को किस में कन्वर्ट कर रहा है? +2 में। खुद यहाँ पे अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। सिंपल है ये। अब KMnO4 की बात करते हैं। KMnO4 में Mn is gonna be in what? +7. It's gonna convert Mn in +7, which is purple. KMnO4 is purple in color, to the product side is all colorless over there. So there is going to be a color change from purple to colorless, and Mn is going to change from +7 to over here it's going to be +2. It's going to be what? +2 over here. This is a very important reaction in the identification of SO2 gas, because the color changes from purple to colorless. KMnO4, Mn changes from +7 to what? +2 over there. SO2 itself changes from +4 to +6. Very important reaction. Next, look over there. See the reactant which is getting oxidized or reduced, you can always see that in the slides I've always changed colors over there so that you can easily identify over here. Like if you see over here I2 over here, HI over here, it's getting changed from what? 0 to -1. 0 to what? -1. Is this clear? Next reaction, again very important over there. K2Cr2O7, potassium dichromate are orange red crystals over there. So when you add acidified H2SO4 over there, it changes to Cr2SO4 thrice, which is green in color, because in Cr2SO4 thrice, chromium 3+ ions are green in color. Chromium 3+ ions is what? Green in color. So there are basically 4 reactions over here. 4 reactions. First, FeCl3 getting converted to what? FeCl2. Very simple over there. Now you should not get confused over here, because in one reaction we saw that ferrous-ferric conversion, and in another reaction we saw ferric-ferrous conversion. Ferrous to ferric is also possible. Ferrous to ferric is also possible, and ferric to ferrous is also possible. So if you want to convert ferrous to ferric, this is the reaction over there. You will use SO2. But if you want to convert ferric to ferrous, so you will use what? Moist SO2 over there. Is it clear? 2 important reactions on this slide over here. The first one being decolorization of KMnO4. The first one being what? Decolorization of KMnO4, and the second one being the color change of orange red crystals to green over there. Very beautiful reaction if you see this experiment. K2Cr2O7 plus SO2 plus H2SO4. बहुत सही color change दिखता है, orange red to green. ठीक है? So SO2 can behave as an oxidizing agent also, as well as a reducing agent. Next is why SO2 is used as an anti-chlor. Now what does anti-chlor mean? Meaning to absorb chlorine in any
material where it is present in excess. So the substance which absorbs chlorine is nothing but a antichlor. Is nothing but what? A antichlor. So why can sulfur dioxide absorb chlorine over there? Sulfur dioxide combines with chlorine very easily over there to give you SO2Cl2. So what is the name of SO2Cl2? SO2Cl2 is nothing but sulfuryl chloride. SO2Cl2 is nothing but sulfuryl chloride. Structure of sulfuryl chloride is nothing but over here. Very simple sulfuryl chloride structure. Cl, S, Cl. ठीक है, SO2Cl2. Please don't mix this with thionyl chloride. Thionyl chloride is SOCl2. Now, in previous lectures, we have seen two reactions over here. Phosphorus with SOCl2 क्या देता है and phosphorus with SO2Cl2 क्या देता है? सोचिए आप, phosphorus plus SOCl2 क्या देगा आपको? Phosphorus trichloride. And phosphorus with SO2Cl2 क्या देगा आपको? Phosphorus pentachloride. अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन देखते हैं, सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई, all together 6 bonds, only 4 take part, which over there the sigma bonds over here, hence it's going to be what? Sulfur is going to be in the sp3 hybridized state over there. So what if they ask you what is the bond order over here? The bond order is nothing but 6/4. The bond order is what? 6/4. Now the reaction of SO2 plus Cl2 can be achieved by at a faster rate by using a catalyst like activated charcoal, because activated charcoal has lot of pores in it, small holes in it. Is that clear? So we started with the preparations over there. In preparations, we saw lab and industrial method over there. Then we saw very important NEET questions over there, homogeneous and the heterogeneous catalyst involved in the conversion of SO2 to SO3. Then we saw the bleaching action of SO2. We also saw the bleaching action of H2O2 and the bleaching action of moist chlorine. Bleaching action of SO2 was because of what? Nascent hydrogen. Bleaching action of H2O2 was because of what? Nascent oxygen. And bleaching action of one more was moist chlorine is because of what? Nascent again oxygen. Okay. इसके बाद हमने देखा why SO2 behaves as a oxidizing agent. दो reactions देखे यहाँ पे. Next हमने देखा SO2 behaving as a reducing agent and SO2 behaving as a antichlor. सर antichlor क्या होता है? कोई भी substance में अगर ज्यादा क्लोरीन आ गया है कोई भी प्रोसेस के वक्त, तो हमें उसको निकालना रहता है क्लोरीन को. तो कैसे निकालते हैं हम? by adding a antichlor over there. So SO2 can be used as a antichlor. Now there are 3 tests for the detection of SO2 gas. पहला टेस्ट है डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4. पहला टेस्ट क्या है? डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, मतलब पर्पल कलर से कलरलेस ओवर देयर. ठीक है. नेक्स्ट है फर्स्ट टेस्ट, ये है आपका, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट टेस्ट है डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4. ये नहीं आएगा, ये नहीं यूज करते. सेकेंड टेस्ट ये है K2Cr2O7 टू ग्रीन कलर हो रहा है, ऑरेंज रेड टू ग्रीन कलर हो रहा है. सर थर्ड टेस्ट क्या है? थर्ड टेस्ट है हमने पढ़ा था कि CaCO3 को हीट किया तो CaO plus H2O बनता है. CaO plus water will give you CaOH twice. The true solution is called as lime water. ठीक है. If you take that lime water, in S block we have done this, if you take this lime water, pass CO2 to it, you get CaCO3. And if you pass excess of CO2, you get Ca the whole HCO3 twice. So lime water turns turbid
over there. ठीक है. Now the same reaction can be achieved if you take CaOH twice with SO2 also over there. वहां पे CaCO3 बनता था, यहाँ पे CaSO3 बनेगा. Okay, we started over there with CaCO3. उसको अगर हमने हीट किया तो क्या बनता है? CaO plus H2O. CaO में हमने देखा दो पार्ट्स थे. एक था उसका ट्रू सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं CaOH twice, और दूसरा है उसका क्या कहते हैं सस्पेंशन जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम. ठीक है. अब इसमें अगर हमने CO2 ऐड किया तो क्या बनता है? CaCO3. ये CaCO3 ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स व्हाट मिल्की. ठीक है. दिस सेम थिंग कैन आल्सो बी डन बाय SO2 ओवर देयर. सर SO2 कैसे? ठीक है. SO2 कैसे? यहाँ पे ये COH ट्वाइस बन गया. अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. अब मैंने CaOH ट्वाइस ले लिया. सॉरी, मैंने CaOH ट्वाइस ले लिया. ठीक है. अब ये CaOH ट्वाइस मैंने SO2 के साथ रिएक्ट कर लिया. लाइम वाटर. नाउ आई एम पासिंग SO2 गैस थ्रू लाइम वाटर ओवर देयर. क्या बनेगा यहाँ पे? CaSO3. ठीक है. नाउ CaSO3 इज आल्सो वाटर इनसॉल्युबल. Is what? Water insoluble. Because it is water insoluble over there. Because it is water insoluble over there, we say that lime water turns milky. We say what? Lime water turns milky. So there are three reactions all together over here. Which are the three reactions? First reaction is decolorization of KMnO4. Decolorization of what? KMnO4. मतलब कलर चेंज क्या होगा सर? पर्पल टू कलरलेस. नेक्स्ट चेंज क्या है? ऑरेंज रेड टू ग्रीन कलर. और थर्ड क्या है? लाइम वाटर टर्निंग मिल्की ओवर देयर ड्यू टू द पैसेज ऑफ SO2 गैस. क्लियर है? 3 टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस. प्लीज ऐड दिस ओवर देयर. नेक्स्ट है explain why the hybridization of SO2 is sp2 over there. क्वेश्चन वहां भी इनकम्प्लीट है. एकदम सिंपल है. देखिए SO2 हमें पता है फॉर्मूला है हाफ ऑफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए. फॉर्मूला क्या है? half of V plus X minus C plus A. ठीक है. अब सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6. इसके लिए हाफ ऑफ 6. अब X क्या है? X इज मोनोवैलेंट एटम, इसके लिए ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते हो. हाफ ऑफ 6 इज नथिंग बट 3 over there. Hence this is nothing but sp2 hybridized. sp2 hybridized. अब इसमें एक लोन पेयर भी रहेगा. इसमें क्या? एक लोन पेयर भी रहेगा. अगर लोन पेयर नहीं होता तो शेप हो जाता ट्रायगोनल प्लेनर. क्या हो जाता? शेप ट्रायगोनल प्लेनर. क्योंकि एक लोन पेयर है ट्रायगोनल प्लेनर, क्या बन जाएगा? वी शेप्ड. क्या बन जाएगा वो? वी शेप्ड ओवर देयर. अब ये हाइब्रिडेशन के साथ हमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स और ये सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट बताया सल्फर का. दिख रहा है आपको? सल्फर इज Z इज इक्वल टू 16. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. That is neon 3s2, 3p4. इसके लिए आप देखो मैंने S में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला है और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 3p4 है. अब ये ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं सल्फर के? 2, क्योंकि 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है. समझ में आया? लेकिन अगर आप SO2 का स्ट्रक्चर देखो, SO2 का स्ट्रक्चर देखो, SO2 के स्ट्रक्चर में ऑल टुगेदर 4 बॉन्ड्स है. इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चले गया. दिख रहा है आपको? क्लियर है ये?
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग ओवर हियर इन डेप्थ ओवर दैट. अब मैंने सल्फर बना दिया यहाँ पे. सल्फर के 4 बॉन्ड्स है उसके अक्रॉस. देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लोन पेयर. सर ये लोन पेयर यहाँ पे कहाँ पे, ये लोन पेयर यहाँ पे है इधर. ठीक है. उसके बाद क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको ये. सर ये यहाँ पे किधर है, ये यहाँ पे है इधर. दिस इज वेयर इट इज. यहाँ पे ये इधर है. समझे जो सिग्मा बॉन्ड्स मैंने मेंशन किए हैं. क्लियर है ये भी. अब नेक्स्ट जो है वो है मेरे डी पाई बॉन्ड. सर डी पाई, सर मेरे पाई बॉन्ड सॉरी उधर. ये मेरा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये और ये इलेक्ट्रॉन. ये कहाँ पे सर, ये यहाँ पे है. ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा. 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले आपको समझ में आया कि नहीं. ठीक है, पक्का समझ में आया. अब देखिए ध्यान से. अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड ये दिख रहा है अगर आपको, ये बॉन्ड है, ये मेरा पाई बॉन्ड है. ये बॉन्ड भी मेरा क्या है, पाई बॉन्ड. दोनों पाई बॉन्ड्स है. सर पाई बॉन्ड्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं. पाई बॉन्ड्स में यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहा है. एक इलेक्ट्रॉन है 3p का, दूसरा कौन सा है 3d का. दूसरा कौन सा है 3d का. SO2 is a very beautiful example because it has two pi bonds. One is from the 3p orbital of sulfur and the other is from what, 3d orbital of sulfur. And oxygen will always use which orbital of itself, 2p, because oxygen is 1s2 2s2 2p2. ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का भी ग्राउंड स्टेट ऐसा ही होगा ना जो ऊपर सल्फर का, क्योंकि सेम ग्रुप में है. खाली वो 2s2 2p4 होगा, तो उसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है. 2p में वो कोई एक्साइटेड स्टेट वो सब का फंडा नहीं लगेगा. 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही बॉन्ड्स ऑक्सीजन और 2 लोन पेयर्स. ठीक है. तो I was saying that SO2 is a beautiful example because there are two pi bonds. One is p pi and the other is p d pi. The first is what, p pi and the other is what, p d pi. So if I just make over here sulfur double bond O, and this is nothing but the lone pair over here. Nothing but the lone pair over here. ठीक है. Sulfur, sorry, sulfur double bond O, and the lone pair over here. Now this is the sigma bond. This is the sigma bond. Is this clear? Sigma bond. Which overlap is this? A very good question. This is gonna be sp2 of sulfur along with p orbital of oxygen. So which overlap is this? This is sp2 of sulfur along with again p orbital of oxygen. Is it clear till here? The two sigma bonds overlap. लिख दीजिए. Next, this is my pi bond, this is my pi bond. The first pi bond is d pi p pi, or you can say p pi, and the second one you can take it as p pi. You can write it over here itself. So the sigma bonds overlap is what, sp2p. sp2p. There are two pi bonds. First one you can take it as p pi, and the second one you can take it as d pi p pi. Now on this basis, let us go to now SO3. Let us go to what, SO3. Now SO3 has a structure like this.
So look around sulfur, how many bonds are there? Around sulfur, can I say there are 6 bonds? Around sulfur, can I say 6 bonds over there? सल्फर ग्राउंड स्टेट क्या होता है 3s2 3p4, दो ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब ग्राउंड स्टेट में। तो वो बॉन्ड्स कितने बना सकते हैं ग्राउंड स्टेट में? दो बॉन्ड्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बना सकता है वो? चार, अभी हमने देखा SO2 में। तो सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बना सकेगा वो? पूरे के पूरे 6। देखिए दिख रहा है आपको ये ग्राउंड स्टेट? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है? ये दो। ये क्या है सर? ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। SO3 में बॉन्ड्स कितने हैं? 6 बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा SO3 में? ये जो 3s दिख रहा है आपको, 3s का भी इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा। ये जो 3s दिख रहा है आपको, ये 3s का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएगा? आगे चले जाएगा। तो फिर सल्फर इज इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सल्फर इज इन व्हाट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो सल्फर इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट कैसे दिखेगा? सल्फर इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसा होगा, ये मेरा 3s है, ये मेरा 3p है, और ये क्या है मेरा? 3d। ठीक है। ये क्या है मेरा? 3d। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, इजी है ये। 6 बॉन्ड्स ओवर देयर। ठीक है। SO3 का स्ट्रक्चर सर, SO3 का स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब आप बताइए इसमें से कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है? कैन आई से, ये लिखा आपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, हटा देता हूँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये हटा दूं मैं, वापस बना दूं SO। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये, अरे ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो गए सिग्मा बॉन्ड में। 1 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों किसमें इन्वॉल्व हो गए? सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है। तो सर ये आपने ये बोला, तो इसमें से आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सा हाइब्रिडेशन है ये। तो सिग्मा बॉन्ड्स ही पार्ट लेंगे हाइब्रिडेशन में, तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट होगा हाइब्रिड। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? sp2। ठीक है। अब मैं ये वापस हटा देता हूँ। वाइब्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? sp2 ओवर देयर। ठीक है। तो मेरा क्या था? इलेक्ट्रॉन्स एक इधर, 3 इधर और 2 इधर। ठीक है। अब ये 3 ने किस में पार्ट लिया था? ये 3 में पार्ट लिया था sp2 हाइब्रिडेशन में। 1 2 3 इसने पार्ट नहीं लिया है, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। किस में जाएगा? ये पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। तो कितने पाई बॉन्ड्स SO3 में हो गए? 3 पाई बॉन्ड्स। SO3 में कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड्स। ये मेरा पहला पाई बॉन्ड, ये मेरा दूसरा पाई बॉन्ड, ये मेरा तीसरा पाई बॉन्ड। ठीक है। समझ में आपको? 3 पाई बॉन्ड्स कौन कौन से है? ठीक है। अब मैं बनाता हूँ SO3 S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है। ये मेरा सिग्मा, मेरा सिग्मा यहाँ पे, ये मेरा सिग्मा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे पाई, ये मेरा यहाँ पे पाई और ये मेरा यहाँ पे पाई। क्लियर है यहाँ तक ये? अब सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप कौन सा होगा वो जानना है मुझे। सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप होगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड विल बी नथिंग बट sp2p। ये भी सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? sp2p। और ये भी सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? sp2p। क्लियर है ये? अब ये जो पाई बॉन्ड होगा ये हो जाएगा p पाई p पाई। सर ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ये होगा d पाई p पाई। और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा d पाई p पाई। So SO3 is a classical example where there is one p pi p pi and two d pi p pi.
SO3 is a classical example where there are 1 p pi b pi and 2 d pi p pi. So I just compare what we have done in SO2, SO3 now. The structures of it. It's very important to understand SO2 and SO3. SO2, the structure was something like this: S double bond O along with one lone pair. And SO3, the structure was S double bond O, double bond O, double bond O. So this is the first difference between SO2, SO3, the structure over there. Similarity will be both are sp2 hybridized. Both have the same hybridization over there, which is sp2. Next, we had over here a sigma bond, here also a sigma bond. So there were 2 sigma bonds over here. How many sigma bonds in SO3? Can I say there were 3? The overlap over here was sp2p, here also sp2p, here also sp2p, here also sp2p, here also sp2p. Next, here there was one lone pair in SO2, here there is no lone pair in SO3. Next, there are 2 pi bonds. There are 2 pi bonds. This is the first one, pi bond over here, and this is the second one. Here there are how many pi bonds? Here there are 3 pi bonds. Okay? Both have 1 p pi bonds. Both have what? 1 p pi bonds. But SO2 has 1 d pi p pi, whereas SO3 has what? 2 d pi p pi. SO3 has what? 2 d pi p pi. Now, one more thing over here. SO2 is formed because of sulfur going to which excited state? SO2 was formed because of sulfur going to the first excited state. SO3 is formed because of sulfur going to the second excited state. This is the entire difference between SO2, SO3. Very important from the nature of chemical bond chapter also. SO2, SO3. Hybridizations, pi bonds, sigma bonds, lone pairs. ओवरलैप्स कौन कौन से वो समझना चाहिए. पाई बॉन्ड्स कौन सा है, पी पाई की पी पाई डी पाई, समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है. So this is the entire thing about SO2. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं.